गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से आज आपको स्टैंडर्ड 9 सोशल साइंस में 4th नंबर का जो चैप्टर है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसकी प्रस्तावना। तो भारत के दौरान अंग्रेज भारत के राजनीतिक परिस्थिति से अवगत हुए। भारत की राजनीतिक खटपटों और आंतरिक जो कमजोरियों का लाभ उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्वी सन 1857 में बंगाल के पर्दापण करके 1857 के संग्राम तक 100 वर्ष के अपने शासनकाल के दौरान भारत पर अपना आधिपत्य यानी कि अपने अधिकार जमा लिया था। अंग्रेजों ने अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए देश में धीरे धीरे उन्होंने मजबूत प्रशासनिकी के ढांचों का विकास किया। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचे द्वारा देश के समान कानून, समान प्रशासनिक व्यवस्था, ब्रिटिश प्रणाली का अनुसार न्यायतंत्र भी लागू किया गया था। फिर भी भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इंग्लैंड के लिए अधिक लाभदायक कानून और प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। अंग्रेज ने भारत का भोग लेकर इंग्लैंड को समृद्ध बनाकर भारत का सबसे अधिक आर्थिक शोषण किया। तो यहाँ पर इस प्रकार से प्रस्तावना दी, आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत को मतलब इस चीज़ की नींव बनाकर इंग्लैंड को किस प्रकार समृद्ध किया और भारत का किस प्रकार से शोषण किया गया, उस बारे में है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, हमारा पॉइंट है 1857 का संग्राम। तो 1857 का जो ये संग्राम दिया हुआ है, ये आपके 8th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं सेमेस्टर 1 में, जिसके अंदर आपको यहाँ पर जो राजनीतिक असंतोष है, आर्थिक शोषण, सामाजिक धार्मिक कारण, सैनिक कारण, तात्कालिक कारण जो हैं, ये सारे जो मेन पॉइंट हैं ये 1857 के संग्राम के कारण बताए गए हैं। इनकी वजह से 1857 का संग्राम में लोगों ने अपना नेतृत्व किया और जिसके जो मेन नेतृत्व निभाने वाले थे वो थे नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर इन संग्राम में शामिल हुए। और 1857 के संग्राम के अनेक परिणाम और प्रभाव में, जिसमें भारत में कंपनी शासन का अंत और ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस प्रकार से हुई, किस प्रकार यहाँ पे सैनिक और सामाजिक धार्मिक परिवर्तन का समावेश किया गया, तो ये इस प्रकार यहाँ पे हम सारी चीज़ें सीखेंगे, जिसमें हम 8वीं में पढ़ चुके हैं। इन सभी कारणों को पर एक बार हम फिर से इसे दोहरा लेते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानेंगे यहाँ पे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें आपको दिया है राजनीतिक असंतोष। तो राजनीतिक असंतोष किसे कहते हैं? तो कंपनी के अधिकारियों ने जो अन्यायी और कूटनीतियों के द्वारा, कुछ अनुचित गठबंधनों के द्वारा भारत के बहुत सारे प्रदेशों पर क्या की थी, सत्ता स्थापित कर ली थी। अर्थात ये कह सकते हैं कि कई सारे राज्यों को उन्होंने इस प्रकार भी हड़प लिया था कि कई राज्य ऐसे थे जहाँ के राजा जो थे वो निसंतान थे, तो वहाँ उन राज्यों को भी हड़प लिया। तो इस प्रकार से कई प्रकार से कूटनीतियाँ करके उन्होंने कई प्रदेशों की सत्ता को स्थापित किया था, जिसकी वजह से राजनीतिक संग्राम हुआ, जिसमें नेतृत्व जो किया था वो थे झांसी की रानी और बिहार के थे राजा कुंवर साहब। तो ये लोग जो थे वो राजनीति की वजह से संग्राम में इन लोगों ने हिस्सा लिया था। फिर दूसरा पॉइंट हमारा दिया है यहाँ आर्थिक शोषण। तो आर्थिक शोषण में उस समय में क्या था कि जो अंग्रेज लोग थे, तो अंग्रेजों की जो आर्थिक नीति थी वो भारत के द्वारा क्या करते थे, वो इंग्लैंड को समृद्ध बनाते थे, यानी यहाँ की सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके वो क्या करते थे, इंग्लैंड ले जाना पहुँचाना। तो इस प्रकार से वो भारत के द्वारा इंग्लैंड को समृद्ध बनाने की नीति जो उनकी थी वो आर्थिक कारण बताई जाएगी। फिर सामाजिक और धार्मिक कारण दिए गए हैं। तो इसमें जो कंपनी सरकार क्या करती थी, तो यहाँ पे बताया गया कि जो सामाजिक सुधार की जो नीतियाँ थीं वो अपनाई जाती थी। यहाँ पर लोगों को भय पैदा किया जाता था। यहाँ लोगों को भय कैसा पैदा किया जाता था कि उन्हें यहाँ पे जो कंपनी सरकार जो थी, तो वो जो कंपनी की स्थापना की थी, तो ऐसा कहा जाता था कि कंपनी सरकार इरादापूर्वक ईसाई धर्म को स्वीकार करवा कर भारत के धर्म और संस्कृति को क्या करेगी, नष्ट करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये सामाजिक और धार्मिक नीति का कारण बनाई गई है 1857 का। फिर अगला पॉइंट आपका यहाँ दिया है सैनिक कारण। तो सैनिक कारण में बताया गया है कि यहाँ पे जो अंग्रेज़ थे, तो अंग्रेज़ों के सामने जो भारतीय सेना थी वो बहुत ही तुच्छ और एकदम हल्की मानी जाती थी। यहाँ पे जो भारतीय अंग्रेज़ों और उनका भारत का और अंग्रेज़ों लोगों के जो सैनिक थे, उनके जो अनुपात था वो बताया गया है 6 से 1 का पॉइंट बताया गया है, जिसमें ये कह सकते हैं कि यहाँ के जो सरकारी कामकाज जो करते थे, जो सरकारी सैनिक थे,
तो वहाँ पे ये बताया गया है कि इनका जो मासिक दर यानी ये कह सकते हैं कि महीने की जो आवक थी वो कैसी बताई गई कि जो भारतीय सैनिक होते थे ना, उन लोगों को जो सरकारी जो सैनिक थे नौकरियां करते थे वहाँ, उन लोगों को महीने में वो लोग 7 रुपये मासिक आवक मिलती थी और अंग्रेज़ों को 150। तो यानी दोनों के बीच में कितना डिफरेंट है वो बताया गया है। और फिर भारतीय जो सेना थी उन्हें समुद्र पार करने की भी मनाही थी। तो इस प्रकार इन लोगों के साथ मतलब बहुत ज़्यादा गलत किया जाता था भारतीय लोगों के साथ। भारतीय लोगों को अंग्रेजी सेना मतलब हमेशा अंग्रेजी सेना के सामने भारतीय सेना को हमेशा मतलब सलाम करना पड़े, ये सब चीज़ें थी यहाँ पे जो सैनिक कारण बनी है यहाँ पे संग्राम का। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारण में बताया गया है कि एनफील्ड राइफल को सेना में दाखिल करने की जो उत्तरदायित्व नीति बताई गई है। तो ये एनफील्ड राइफल क्या बताई गई है कि 1857 के जनवरी महीने में है ना इस एनफील्ड राइफल को दाखिल किया था। और ऐसा बताया गया है कि इसकी जो कारतूस होती थी ना, तो उस कारतूस को जो वो कारतूस है वो कारतूस किससे बनी हुई थी, तो गाय और सूअर की चर्बी से इस कारतूस का उपयोग हुआ है। मतलब ये बताया गया कारतूस बनाने में इसका गाय और सूअर की चर्बी लगी है। और नियम ये था कि एनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगाई जाती थी उस कारतूस को मुंह से तोड़ा जाता था। तो जो भारतीय सेना थे ना वो ऐसा मानते थे कि मतलब गाय की तो हम लोग पूजा करते हैं भारतीय लोग, तो ऐसा माना गया था कि गाय और सूअर की जो चर्बी से कारतूस बनाया, अब उस कारतूस से मुंह से हम तोड़ेंगे तो हम जो हिंदू धर्म है, तो हिंदू का धर्म क्या होगा, भ्रष्ट होगा, धर्म भ्रष्ट होगा। इसकी वजह से वो लोगों ने इस एनफील्ड राइफल के कारतूस को उपयोग में लेने से मना कर दिया था। तो इसकी वजह से भी ये एक 1857 का एक कारण बना, जहाँ पे इस प्रकार से इन लोगों ने यहाँ नेतृत्व संभाला, जिसमें प्रथम जो शहीद हुए थे वो थे मंगल पांडे। जो ये कारतूस वाला किस्सा बताया गया, इस किस्से में मंगल पांडे थे, इन्होंने सबसे पहले शहीद बताए गए हैं, शहीद हुए थे 1857 में। उसके बाद इस संग्राम में नाना साहेब, तात्या टोपे, राजा कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर आदि संग्राम में शामिल हुए। जहाँ पे बताया गया है 1857 के संग्राम के अनेक परिणाम और प्रभाव खड़े हुए, जिसमें भारत में कंपनी शासन का अंत और ब्रिटिश शासन के शासन की शुरुआत, प्रशासनिक व्यवस्था, सैनिक, सामाजिक और धार्मिक नीति में परिवर्तन आदि का समावेश कहा जा सकता है। 1857 का संग्राम निष्फल जाने के लिए उनका निर्धारित समय से पहले शुरू होना था। तो ये बताया कि 1857 का जो ये संग्राम है, ये संग्राम इतना किया लेकिन संग्राम एंड में निष्फल हुआ। तो निष्फल होने का कारण यही था कि उनका जो समय है, मंगल पांडे समय निर्धारित किया लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो समय निर्धारित नहीं हुआ, यानी जिस समय संग्राम शुरू करना था उससे पहले ही ये संग्राम शुरू हो गया था। तो ये कह सकते हैं कि समय से पहले शुरू होने की वजह से और केंद्र का जो नेतृत्व था उसका भी कुछ अभाव रहा। फिर अपर्याप्त पुराने शस्त्र यानी कि शस्त्र जो थे, यानी कि कह सकते हैं जो औजार वगैरह जो शस्त्र होते हैं मारधाड़ करने के लिए, वो भी अपर्याप्त रहे। संग्रामकारियों की जो राष्ट्रीय भावना थी उस भावना की अपेक्षा निजी जो स्वास्थ्य की प्रधानता हुई, योग और संगठित नेतृत्व का अभाव हुआ। तो ऐसे अनेक कारण उत्तरदायित्व थे जिसकी वजह से 1857 का जो ये संग्राम था ये निष्फल हो गया, जिसके बारे में हम कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं। अब हम जानेंगे बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। तो यहाँ बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन में बताया गया है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण घटना बताई गई है। जो यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन के लिए बताया गया बंगभंग आंदोलन जो 1905 में हुआ है। इसके साथ साथ इसका बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन बना और अंग्रेज़ों की कूटनीति के परिणाम स्वरूप फूट डालो राज करो, जो डलहौजी के समय में ये आया था, फूट डालो राज करो की नीति, इसका भी बहिष्कार किया और स्वदेशी आंदोलन को गति मिली। तो यहाँ बहिष्कार का अर्थ क्या हुआ है कि बताया गया स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार। तो यहाँ जो विदेशों से जो चीज़ माल सामान हमारे भारत में आती थी उन चीज़ों का बहिष्कार किया गया। जैसे कि सर्वप्रथम विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका विदेशी कपड़ों की होली जलाकर इन लोगों ने इन चीज़ों का बहिष्कार किया। फिर हमारे देश में जो चीज़ें का उत्पादन होता है वही चीज़ें हम उपयोग में लें, विदेशों से कोई चीज़ माल सामान ना लें। जैसे हमारे देश की उत्पादित वस्तु जो है उसका उपयोग अगर हमारे भारत देश ही करते तो हमारे भारत देश की जो आय है वो विदेशों में नहीं जाएगी, यहीं के यहीं रहेगी, तो उसे हम स्वदेशी आंदोलन कहेंगे।
तो इस प्रकार से यहाँ पे बंग भंग आंदोलन हुआ जो 1905 बताया गया है। और जो फूट डालो राज करो नीति जो थी, अंग्रेजों ने ये कूटनीति निकाली थी कि दो देशों के बीच में पहले वो लोग फूट डलवाते थे, अर्थात उन दोनों के बीच में आपस में झगड़े करवाकर उसमें तीसरा इंसान फ़ायदा उठाता था। तो इस प्रकार से यहाँ पे फूट डालो राज करो की नीति बताई गई है, जिसके कारण बहिष्कार किया गया, स्वदेशी आंदोलन को यहाँ गति मिली थी। तो हम यहाँ जानेंगे ब्रिटिश शासन के समय बंगाल का जो सबसे बड़ा प्रांत बताया गया है, जिसमें आज का जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का समावेश होता था। भारत के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बंगाल राष्ट्रीय चेतना का एक केंद्र बिंदु था, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन को वेग और विचार बंगाल से मिलता था। तो यहाँ पे बताया गया कि इसके साथ ही बताया गया 1857 के स्वतंत्र संग्राम में हिंदू और मुस्लिम एक साथ अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हुए थे। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है, तो जिसमें फूट डालो राज करो नीति, अंग्रेजों ने कूटनीति द्वारा कौमवाद प्रोत्साहित करके बंगाल विभाजन किया था। तो यहाँ ये बताया गया है कि अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने के लिए 1857 में हिंदू और मुसलमान दोनों में एकता हुई थी। तो दोनों में एकता होकर वो लोग अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हुए। तो अंग्रेजों के जब विरुद्ध खड़े हुए तो अंग्रेजों को ऐसा लगा कि इन दोनों में एकता होगी तो हमें यहाँ से निकलना ही होगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया, फूट डालो और राज करो वाली नीति अपनाई, यानी दोनों के बीच में फूट डाली, यानी कौम, यानी कि उनके जो हिंदू और मुस्लिम को लेकर, उनके जो धर्म है, इन सब चीज़ों को लेकर उन लोगों ने क्या किया, इस कौम को लेकर दोनों के बीच में फूट डाल दी, यानी कि दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े करवाए, जिसकी वजह से कौमवाद को प्रोत्साहित मिला और जिसकी वजह से बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल का विभाजन करने वाला था वायरस कर्जन, जो सन 1899 से 1905 के द्वारा उसने विशाल बंगाल प्रांत में प्रशासनिक कार्य क्षमता लाने के लिए और उसके बहाने से उसने पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल ऐसे दो बंगाल के विभाजन किए थे, जहां बंगाल के विभाजन का उग्र विरोध शुरू हो गया था 16 अक्टूबर 1905। तो यहाँ आपको याद रखना है कि 1905 में वायसराय कर्जन, जिसने बंगाल के दो भाग किए थे, एक पूर्व बंगाल और एक पश्चिम बंगाल, और जहाँ पर बताया गया है बंगाल के विभाजन का जो उग्र विरोध शुरू हुआ तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का प्रांत विभाजन लागू किया गया था। उस दिन बंगाल का जो प्रांत था वो राष्ट्रीय शोक के दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए यहाँ पर अगर एक वाक्य में आपको पूछा भी जाता है कि बंगाल का जो प्रांत है वो किस रूप में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शोक दिवस में, और वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। उस दिन सभी विदेशी जो माल के बहिष्कार का आंदोलन और स्वदेशी माल के उपयोग का प्रोत्साहन देने का ऐलान भी किया था, यानी कह सकते हैं कि विदेशी जो माल है उसका बहिष्कार किया, उनकी चीज़ों का उपयोग ना करें, अपने जो देश में वस्तु उत्पादन होती है वही माल सामान का उपयोग किया जाए, इस चीज़ का यहाँ पे प्रोत्साहित दिया गया। इस प्रकार यहाँ ऐलान किया गया था। केवल बंगाल ही नहीं बल्कि बंगाल के जो अन्य लोग भी हैं वो भी मानने लगे थे कि हिंद राष्ट्रवाद का जो ज्वार जिस जोर शोर से शुरू हुआ उसे रोकने के लिए यह विभाजन किया गया है। तो उन लोगों ने भी ऐसा मान लिया था कि यहाँ राष्ट्रवाद का जो ज्वार शुरू हुआ है उसी को रोकने के लिए हमें यहाँ बंगाल का विभाजन किया गया। ऐसा लोग, बंगाल के लोग और बंगाल के अन्य जो भारतीय लोग थे वो भी इस चीज़ को मान बैठे थे। तो उस दिन संग्राम जो वो समग्र यानी कि पूरा बंगाल हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधकर संगठन शक्ति का दर्शन कराया। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि यानी जो बंगाल में रहने वाले लोग थे वो, और जो बंगाल के बल्कि अन्य जो भारतीय लोग थे वो लोग इस चीज़ को मान चुके थे कि यहाँ जो हमें हिंद राष्ट्रवाद का जो यहाँ पे जोर शोर शुरू किया गया है, तो उसे राष्ट्रवाद को रोकने के लिए अंग्रेजों ने हमारे बीच में फूट डाल के ये बंगाल का विभाजन करवाया है। तो इसके लिए उस दिन क्या किया, समग्र बंगाल ने यानी पूरे बंगाल में हिंदू और मुसलमान ने एक दूसरे को राखी बांधी और ये चीज़ साबित की थी कि यहाँ पर शक्ति का संगठन यानी हमारी यहाँ एकता है, इस चीज़ का उन्होंने दर्शन कराया। तो इस आंदोलन को 3 महत्वपूर्ण लक्षण दिए गए थे, एक स्वदेशी अपनाना, फिर विदेशी माल का बहिष्कार करना और राष्ट्रीय शिक्षा अपनाना। अर्थात कह सकते हैं कि अपने स्वदेशी अपनाना अर्थात अपने ही देश की वस्तु जो उत्पादन होती है वही वस्तु को खरीदना, विदेशी माल का बहिष्कार करना, विदेशों से जो भी माल सामान हमारे देश में आता है उन चीज़ों का भारतीय लोग कोई भी उपयोग भारत में नहीं करेगा, और राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये महत्वपूर्ण 3 लक्षण बताए गए। स्वदेशी आंदोलन से भारत को खूब लाभ हुए,
जबकि विदेशी माल का बहिष्कार करने के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड के व्यापार को बहुत बड़ा झटका लगा था। इंग्लैंड के व्यापार को झटका क्यों लगा? क्योंकि बताया ना कि भारत के लोगों के द्वारा किस प्रकार से भारतीय लोगों के द्वारा ये लोग भारत से वस्तु को इंग्लैंड पहुंचाकर और इंग्लैंड को समृद्ध बना रहे थे। तो लेकिन जब भारत की चीज़ वस्तु कोई खरीदा जाने लगा, बाहर की जो विदेशी वस्तु थी उन्हें जब नहीं खरीदने लगे, उन चीज़ों का बहिष्कार होने लगा, तो इंग्लैंड को व्यापार को लेकर बहुत बड़ा झटका लगा। मैनचेस्टर ने आने वाले कपड़े जो थे वो बंद हो गए। इंग्लैंड का जो आयात किए जाने वाले जो सिगरेट, तंबाकू, चीनी आदि का जो आयात था, यानी जो वस्तु भारत में आती थी, वो चीज़ें घट गईं। भारत में बड़े कपड़े की बिक्री बढ़ गई, यानी भारत के अंदर ही जो कपड़े का उत्पादन होता है तो उसमें बिक्री बढ़ गई, क्योंकि विदेशी कपड़े थे वो तो खरीदना बंद हो गए। तो जो विदेशी कपड़े खरीदना बंद हो गए तो भारत के लोग जो थे भारत के ही कपड़ों को खरीदने लगे, तो जिसकी वजह से कपड़े में बिक्री हुई। स्वदेशी जो माल बनाने के कारखाने शुरू हुए। भारत के अतिरिक्त हिंद के अन्य जो प्रदेश थे, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, मुंबई, मद्रास, चेन्नई आदि जो प्रांत थे वहाँ भी संघर्ष का प्रभाव पड़ा, जिससे गुजरात में भी स्वदेशी की लड़ाई की गूंज सुनाई दी। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में ज़बरदस्त गूंज सुनाई दी थी, जिसमें पार्लियामेंट को पुनः विचार करके 6 वर्ष के बाद यहाँ पे 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा। जहाँ पे ये बताया गया कि यहाँ पर भी बंगाल का विभाजन होना था, लेकिन क्या हुआ कि जो स्वदेशी की लड़ाई जो हुई उससे पार्लियामेंट ज़बरदस्त गूंज पड़ी थी, जिसकी वजह से पार्लियामेंट को दोबारा विचार करना पड़ा। और विचार करके 6 वर्ष के बाद उन्हें 1911 में इस बंगाल का विभाजन जो करना चाहते थे उसे रद्द ही करना पड़ा था। वहाँ बंगाल का विभाजन नहीं हुआ। हिंदवासियों ने संगठन शक्ति की यह स्मरणीय विजय थी और अंग्रेज शासन के विरुद्ध ये जागृत हुई चेतना जो था, ये इसका उल्लेखीय एक विजय का उल्लेखी था। अब यहाँ बताया गया है मुस्लिम लीग। आपके यहाँ जो भी ये टॉपिक मैं ले रही हूँ, ये सारे टॉपिक आपको 8th क्लास में आप पढ़ चुके हो, इसलिए आपका ये देखा जाए तो एक प्रकार से रिवीजन ही है। अगर आपने ये 8वीं क्लास में व्यवस्थित पढ़ा होगा तो आप ये पॉइंट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि हमने अभी हाल ही आर्थिक कारण बहिष्कार पढ़ा, उसके बाद ये मुस्लिम लीग, तो यहाँ भी अंग्रेज फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाकर यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक वैमनस्य खड़ा करना चाहते थे, जहाँ पे बताया गया जो तात्कालिक वायरस मिंटो और भारतीय मंत्री मॉर्ले के साथ मिलकर यहाँ भारत के राष्ट्रवाद को कुचल डालने की एक योजना बनाई थी, जहाँ बताया गया है कि राष्ट्र आंदोलन की शक्ति बढ़ गई और अंग्रेजों ने जो उच्च वर्ग के मुसलमानों की जो तरफदारी करनी शुरू कर दी। तो अलग मताधिकार और अलग मतदान मंडलों की मांग करने के लिए यहाँ मुसलमानों का एक समूह को समझाने के लिए अंग्रेज क्या रहे, सफल रहे। सफल क्यों बताए गए हैं? क्योंकि यहाँ पे बताया गया ना कि यहाँ जो भारत के राष्ट्रवाद को कुचल डालने की एक योजना बनाई गई थी, यानी एक प्लानिंग की गई, जिसकी वजह से आंदोलन की शक्ति क्या हुई थी, बढ़ती गई थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो उच्च वर्ग वाले मुसलमान थे ना, उन लोगों की तरफदारी करना शुरू कर दी। अब जब उनकी तारीफ करना शुरू कर दी, उनकी तरफदारी करने लगे, तो वो लोगों को इस प्रकार से वहाँ मंडलों की मांग की और फिर मुसलमानों का समूह इकट्ठा किया गया और समूह को इकट्ठा करके वहाँ अंग्रेजों ने इस समूह को समझाने लगे, जिसमें ये कामयाब हो गए। परिणाम स्वरूप मुसलमान लीग की स्थापना हुई 1906 में। इस संस्था की स्थापना में मुसलमानों ने धार्मिक प्रधान आगा खां, ढाका का जो नवाब सलीमुल्लाह खां और वायरस मिंटो और उसके निजी मंत्री डनलॉप स्मिथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस लीग को मतलब इस संस्था की स्थापना करने में ये लोग शामिल हुए थे। मुस्लिम कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित ना रहें, इसके लिए कांग्रेस अधिवेशन के दिन मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। तो यहाँ क्या बताया गया कि मुस्लिम कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित ना रह सकें, इसलिए कांग्रेस अधिवेशन के दिन ही इन लोगों ने मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन को शुरुआत की। इस तरह से अलग प्रतिनिधित्व की मांग मुसलमानों ने की, परंतु अंग्रेजों की नीति की ही सोच थी। मिंटो ने भी मुसलमानों को सहयोग बनाने के लिए नीति की शुरुआत की, इसलिए मिंटो को कई लेखक मुस्लिम कौमवाद के पिता कहलाते हैं। तो पिता क्यों कहलाया है यहाँ पे कि मुस्लिम कौम यानी कि बिल्कुल अलग, हिंदुस्तान पाकिस्तान को जो अलग किया गया है, तो यहाँ मुस्लिम का जो कौम अलग से बना है, तो उसका निर्माता किसे माना जाता है, मिंटो को, जिसने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर ये कार्य शुरू किया। मिंटो ने मिलकर अंग्रेज़ों के साथ ये इस लीग की स्थापना करने में अपनी पूरी भूमिका निभाई, इसलिए यहाँ पे मिंटो को कई लेखक मुस्लिम कौम के पिता कहते हैं। और ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि मुस्लिम कौम के पिता कौन है, तो यहाँ आप याद रखें मिंटो मुस्लिम कौम के पिता।
ठीक है। एक इतिहास तो यहाँ तक लिखा जाता है कि पाकिस्तान का जो सच्चा निर्माता है वो मुस्लिम अली जिन्ना या रहमतुल्लाह नहीं बल्कि मिंटो ही था। तभी हिंदू मुस्लिम का संघर्ष बढ़ा और अंत में हिंद के विभाजन के परिणाम में विभाजन परिमित हुआ था कि किस प्रकार से हिंदू मुसलमान अलग हुए और हिंदू किस प्रकार से मुसलमानों से अलग हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग पाकिस्तान के सच्चे निर्माता तो मोहम्मद अली और जिन्ना को ही पहचानते हैं, जबकि ये नहीं थे। इनके जो पाकिस्तान का सच्चा निर्माता था मिंटो, जिसने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर ये कूटनीति अपनाई और यहाँ पर किस प्रकार से मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अब यहाँ हम जानेंगे उग्र क्रांतिकारी आंदोलन का उदय और उसका विकास। तो भारत के क्रांतिकारी प्रवृत्ति की शुरुआत वासुदेव बलवंत फड़के थे। इसमें भी हमने 8वीं में ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। 5वें नंबर का ये चैप्टर है क्रांतिकारी वीर के ऊपर, जिसमें ये सारे क्रांतिवीरों के बारे में हमने अलग अलग एक एक टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो आज हम यहाँ एक शॉर्ट में ही जानेंगे कि भारत की क्रांतिकारी प्रवृत्ति की शुरुआत वासुदेव बलवंत फड़के ने की थी और इन्होंने ही देश को आज़ाद करने की एक प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक वो आज़ाद नहीं कराएंगे तब तक वो अपने मस्तिष्क पर चंदन और बाल नहीं कटवाएंगे। इस प्रकार से इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। तो वो प्रथम जो थे वो वासुदेव बलवंत फड़के थे, जिसमें भारत की क्रांतिकारी प्रवृत्ति की शुरुआत की थी। चाफेकर बंधु दामोदर चाफेकर, बालकृष्ण चाफेकर, फिर वीर सावरकर। वीर सावरकर वो क्रांतिकारी वीर हैं जिन्होंने अपने भारत में पहली बार विदेशी कपड़े की होली जलाई थी। तो ये वीर सावरकर जो हैं जिन्होंने मित्र मेला की भी स्थापना की थी। वीर सावरकर ने ही 1957 का स्वतंत्र संग्राम की पुस्तक लिखी हुई थी। फिर बद्रीनाथ घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चौकी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद और वीर भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, रोशन सिंह जैसे जो अनेक क्रांतिकारी हैं, उन लोगों ने राष्ट्रवेद की इस ज्योति को प्रज्वलित किया। शस्त्र बनाने से लेकर उनके उपयोग का प्रशिक्षण प्राप्त युवकों ने अंग्रेज सरकार की नींद को हराम कर डाला था। तो यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो थे, क्या नाम है इनका, राम प्रसाद बिस्मिल का ये काम था। ये क्या करते थे, शस्त्र बनाकर उसकी गुप्त योजना बनाना, यानी उन लोगों को शस्त्र बनाते थे, फिर शस्त्र को किस प्रकार बनाना है, किस प्रकार चलाना है, सारी गुप्त जो योजना करना, प्रशिक्षण देना, ये काम इनका राम प्रसाद बिस्मिल का था। तो इस प्रकार से इन लोगों ने अंग्रेज़ों की नींद हराम कर रखी थी। उग्र क्रांतिकारी आंदोलन हिंद में उदित होकर देश विदेश में फैला। उसकी जो पूर्व भूमिका में बंगाल का विभाजन रद्द कराने के लिए चले आंदोलन और सूरत के कांग्रेस अधिवेशन 1907 में गरम और नरम दल जैसे दो भाग विभाजन किए गए और कांग्रेस की मात्र प्रस्ताव विनती का प्रबल विरोध जैसी परिस्थितियां यहाँ पे बताई गई हैं, जहाँ पे लाल बाल पाल की त्रिपुटी गरम दल की नीति अपनाई गई। लाल पाल जो दिया गया है ये हैं, जहाँ लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर और ये पाल चौपाटी जो नाम है, इन तीनों को मिला के बताया गया है। लाल बाल और पाल के नाम से त्रिपुटी बनाई गई है, जो गरम दल के नेता कहलाए थे। इन लोगों ने भारतीय युवा कार्यकर्ता में एक नई चेतना जगाई, जहां भारतीय राष्ट्र अंग्रेज को ढीली ढाली नीति का एक जोरदार मोड़ बना दिया था। फिर लोकमान्य जो बाल गंगाधर तिलक ने उग्र भाषा में घोषित किया था कि जो स्वराज है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये एक नारा दिया गया है जो हम कभी भी कई जगह पूछा जाता है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये किसने बताया गया है, तो आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक ने, कि उग्र भाषा में इन्होंने घोषित किया था कि जो स्वराज है यानी कि पूरे देश पर राज्य करना, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे प्राप्त करके ही रहेंगे। जो आज़ादी की क्रांतिकारी के लिए क्या बन गया था, मंत्र बन गया था ये, यानी उग्रवादी सभी क्रांतिकारियों ने इसका नेतृत्व संभाला, जिसमें कहा गया है कि ये क्रांतिकारी लोगों के लिए एक मंत्र बना था कि स्वराज जो है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और अधिकार है तो हम उसे प्राप्त करके ही रहेंगे। जब भारत के नवयुवकों ने एक वर्ग ने बस जो विदेशी शासन की गुलामी से आज़ादी प्राप्त करने के लिए प्रयास किया, तो उग्र जो क्रांतिकारी लड़ाई के सिपाही मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते बलिदान होने के लिए भी तत्पर हो गए। यानी ये कहा गया, जब इस प्रकार की लड़ाई हुई और विदेशी शासन से हमारे भारत को
आज़ादी दिलाने की जब यहाँ पे कोशिशें की गई, प्रयास किया गया, तो यहाँ के जो क्रांतिवादी जो लड़ाई करने के लिए जो सिपाही थे वो अपनी मातृभूमि को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, उसे आज़ाद दिलाने के लिए हंसते हंसते बलिदान देने के लिए भी तैयार हो गए थे। वे प्राण दे सकते थे और आज़ादी के लिए प्राप्त करने के लिए उन्होंने दूसरों के प्राण लिए भी और अपने प्राण दिए भी, यानी वो अपने प्राण लेने देने पर तुले हुए थे। भारत के जो महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, फिर मद्रास प्रांत और उत्तर प्रदेश, मध्य भारत में ये क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ जो थी, ये क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ इतने प्रदेशों में फैली। उन प्रदेशों में मित्र मेला सोसाइटी, अभिनव भारत समाज, अनुशील समिति, अंजुमन मुहेल्ला वतन, इंडियन पेट्रियट्स और एसोसिएशन, बाद में जो भारत माता कहलाया, ऐसे आदि संस्थाएं जो हैं वहाँ पर स्थापित करके क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को अधिक गति मिली थी। प्रथम दौर में संध्या, युगांतर, नव शक्ति और वंदे मातरम, केसरी, मराठा जैसे जो समाचार पत्र थे और जो पत्रिकाएं थी उन्हें सतत बल प्रदान किया गया। अलीपुर में हत्याकांड में 34 क्रांतिकारियों पर केस चलाया गया था। हाड़वा हत्याकांड जो है, ढाका हत्याकांड में भी अनेक क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी की गई। और दिल्ली में वायसराय हॉर्डिंग पर बम फेंककर हत्या करने का जो प्रयास 13 नवंबर 1909 में अहमदाबाद में रायपुर दरवाजा के बाहर वायसराय मिंटो पर फेंका गया था, और आदि बम घटनाएं दृष्टांत के रूप में यहाँ पे बताई गई हैं। दूसरे दौर में 1920 और 42 में कॉन्करी लूट केस, यानी कि यहाँ पे ट्रेन लूटने का हत्याकांड बताया गया, लाहौर का हत्याकांड, केसरी धारा सभा जो दिल्ली में बम फेंकने की घटना बताई गई है जो बटुकेश्वर जी ने की थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये सभी जो प्रवृत्तियाँ हैं वो सहभागी, यानी सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर यहाँ की, ये सभी क्रांतिकारियों के बारे में हम कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ ऊपर के ही पॉइंट जाने हैं। अब हम जानेंगे यहाँ गुजरात के उग्र क्रांति आंदोलन के बारे में। तो गुजरात में सशस्त्र क्रांति की भूमिका तैयार करने वाले सर्वप्रथम जो नेता थे वो थे अरविंद घोष, परंतु वे पर्दे के पीछे रहे, यानी उन्हें इतनी मतलब सभी ने इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं ले पाए, क्योंकि ये पर्दे के पीछे बताए गए हैं, यानी कि काम करने के बाद ही अपना नाम जो नहीं घोषित किया इन्होंने। तो अरविंद घोष के भाई बारिंद्र घोष हमेशा आगे रहते थे, और सन 1902 की बात बताई गई है, जहां बारिंद्र कुमार थे वो गुजरात आए। दक्षिण भाग को उन्होंने रोध डाला। यहाँ उन्हें श्री छोटू भाई और अणु भाई पौराणी जैसे सशक्त थे साथी मिले। नर्मदा किनारे उन्होंने शाकरिया स्वामी भी मिले थे। ये स्वामी 1857 के संग्राम के समय झांसी की रानी के साथ ही थे। बारिंद्र कुमार ने वडोदरा, चरोतर यानी खेड़ा, अहमदाबाद, महसाणा जैसे हर एक जगह पर मध्यम के युग में इन्होंने युवकों को क्रांतियों के रंग में रंग डाला था। और इस संदर्भ में अहमदाबाद में रायपुर के दरवाजे के बाहर जो वायरस मिंटो की बग्गी पर बम फेंका था, वो बम फेंकने की क्रांतिकारी घटना भी यहाँ पर घटी थी। अरविंद घोष भवानी मंदिर नामक पुस्तक क्रांति की योजना का इन्होंने चित्रित किया है। उनकी जो गुजराती भाषा में उन्होंने अनुवाद किया है, और इसके अतिरिक्त बताया गया है कि दक्षिण सामयिक में भी उन्होंने इसे छपवाया। इसके अतिरिक्त क्रांति योजना का विचार फैलाने के लिए देसी वनस्पति दवाइयाँ, नहाने के साबुन बनाने के तरीके, कसरत, फिर गुलाब की कहानियाँ, कानून का संग्रह आदि ऐसे शीर्षक वाली जो पुस्तिकाएँ थीं, वो पुस्तिकाएँ भी इन्होंने यहाँ पर प्रकाशित की हैं, जिससे अंग्रेज़ों को ना पता चले कि इन पुस्तिकाओं में बम बनाने के तरीके भी थे। तो यहाँ पे इस प्रकार से इन्होंने ये चालबाज बताई गई है इनका, कि किस प्रकार से उन्होंने योजनाओं द्वारा ये सब चीज़ों को पुस्तिकाओं को प्रकाशित किया। इसके अंदर देश की वनस्पति दवाइयाँ, साबुन बनाने के जो तरीके हैं, कसरत है, गुलाब की कहानियाँ, इस प्रकार से शीर्षक वाली पुस्तकें प्रकाशित की थी, और जिससे ये प्रकाशित हुई। लेकिन इन्हीं प्रकाशित पुस्तकों के अंदर ही पुस्तिकाओं में बम बनाने के तरीके भी थे जो अंग्रेज़ों को नहीं पता चले। चांदोन करनाली के पास गंगधार विद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें गुप्त रूप से क्रांतिकारी प्रवृत्तियां चलती थीं। गुजरात के अनेक युवक भी क्रांतिकारी प्रवृत्ति में शामिल हुए, जहां सरकार ने उनके विरुद्ध कठोर कदम भी उठाए। परंतु फिर भी जो ये संघर्ष चल रहा था, ये संघर्ष नहीं रुक पाया, और अंत में सरकार को भी लगा कि मात्र दमन चक्र से ही शासन ये नहीं चलेगा।
फिर यहाँ अगला पॉइंट दिया है विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। तो भारत को अंग्रेजों के शासन से मुक्ति दिलाने के लिए विदेशों में भी क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जहाँ पे भारत में शुरू हुई जो उग्र क्रांतिकारी जो प्रवृत्तियाँ थी, जो भारत से बाहर ठेठ इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और म्यांमार और मलाया, सिंगापुर, अफगानिस्तान, रूस आदि तक ये क्रांतिकारी फैली थी। फिर है विदेशों में क्रांतिकारी प्रवृत्तियों का सक्रिय क्रांतिकारी। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदन लाल ढींगरा, वीर सावरकर, फिर लाला हृदयलाल, उधम सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम भिकामे जी कामा, सरदार सिंह राणा, मौलाना अब्दुल मौलाना बसीस, फिर चंपक रमण पिल्लाई, डॉक्टर मथुरा सिंह, खुद्दबक्कास जैसे क्रांतिकारी भी इस क्रांतिकारी में जुड़े, जहाँ पे विदेशी बताया गया। तो यहाँ पे श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में तो बताया गया है कि इन लोगों ने होम रूल लिंग की स्थापना की थी। फिर मैडम भिकामा जी कामा के बारे में बताया गया है कि ये वो महिला हैं जो इस क्रांतिकारी में जुड़कर इन्होंने इंग्लैंड में सर्वप्रथम हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराया था। मदन लाल ढींगरा के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से इन्होंने मतलब एक जो वो था, क्या बोलते, कोई मंडी बाजार था जहाँ पर किसी अंग्रेज की हत्या की थी। फिर वीर सावर के बारे में तो बताया गई है कि किस प्रकार से उन्होंने भारत में सर्वप्रथम विदेशी कपड़ों की होली जलाकर विदेशी कपड़ों का या विदेशी माल सामान था उसका बहिष्कार किया, और 1857 की जो पुस्तक है वो भी इन्होंने ही लिखी थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे सभी किस प्रकार से क्रांतिकारी प्रवृत्तियों में जुड़ के इन्होंने सक्रिय क्रांतिकारी की उस बारे में बताया गया है। फिर विदेशों में क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ। तो विदेश में होने वाली जो क्रांतिकारी प्रवृत्तियों के द्वारा भारत की क्रांतिकारी प्रवृत्ति को गति मिली थी, जहाँ इंग्लैंड से गुप्त रूप में रसोई बिस्तर में पिस्तौल यानी शस्त्र भारत को भेजते थे। तो यहाँ पे कैसा बताया गया है कि किस प्रकार विदेश में होने वाली जो क्रांतिकारी प्रवृत्ति को भारत में क्रांतिकारी प्रवृत्ति किस प्रकार से गति मिली। तो इंग्लैंड के जो गुप्त रूप में जो रसोइये थे, रसोई लोग, वो लोग क्या करते थे रसोइये, तो वो बिस्तर के अंदर शस्त्र को यानी पिस्तौल वगैरह को भारत में भेजा करते थे। फिर क्रांतिकारियों को आलोचना करने वाले जो अंग्रेज विलियम वायली की मदन लाल ढींगरा ने हत्या की थी। अभी हाल में बताया ना कि किसी भरी सभा में यानी कि किसी मार्केट वगैरह में ही मदन लाल ढींगरा ने किसी की हत्या की थी अंग्रेज की। तो वो ये बताया गया है यहाँ पर कि क्रांतिकार की आलोचना करने वाले जो अंग्रेज विलियम था वायली, उसकी मदन लाल ढींगरा ने हत्या की थी। 1907 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में इंग्लैंड इंडिपेंडेंट लीग की संस्था की स्थापना की गई, जिसके बाद ये लाला हृदयलाल ने गदर पार्टी इसका नाम रखा था। फिर 4 भाषाओं में गदर साप्ताहिक शुरू हुआ। इस प्रवृत्ति में तारकनाथ दास और करतार सिंह भी शामिल हुए थे। फिर जर्मनी के जो चंपक रमण पिल्लाई हैं, उन्होंने हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल की रचना करके इसे इराक को मुख्यालय बनाया। वहाँ से भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई गई और 1907 में यहाँ ये योजना तैयार की गई थी। जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी परिषद में सर्वप्रथम मैडम कामा ने तैयार हुआ था, जहाँ राष्ट्रध्वज फहराया। अफगानिस्तान के जो राजा थे महेंद्र प्रताप की अध्यक्ष में राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्ष के पद पर काम चला। स्वतंत्र सरकार की इन्होंने रचना की, जिसमें बकलतुल्ला और अबिदुल्ला, जो मौलाना बशीर, शमशेर सिंह, डॉक्टर मथुरा सिंह आदि भी इसमें शामिल हुए थे। इस सरकार ने रूस, ईरान, तुर्की आदि से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया और तुर्की के जो प्रधान थे अनवर पाशा और गवर्नर को भी यहाँ पर शामिल किया गया। ये लोग इससे मिले। रेशमी रुमाल पर लिखे गालिबनामा षड्यंत्र सभी मुसलमानों ने एकत्र संगठित होकर ईसाइयों के विरुद्ध में यहाँ पर जंग शुरू की थी और वे पकड़े भी गए थे। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने हस्ताक्षर वाले सोने की पट्टी रूस के जार के पास भेजी, जिससे जार को इंग्लैंड के साथ संबंध तोड़ डालने के लिए कहा था। और रूस के क्रांतिकारी टोटस्टी ने भारत के क्रांतिवार को सभी तरह से सहायता देने का वचन दिया था। वामा यानी कि म्यांमार जो बताया गया, वहाँ पर सोहन लाल पाठक और सिंगापुर में पद्मानंद ने क्रांतिकारी प्रवृत्ति शुरू की थी। उसके अतिरिक्त बताया गया है कि कामा गाटा मारू और तोशा मारू जो थे वह स्टूमोर की घटना के क्रांतिकारियों को विदेशों में अंग्रेजों के विरुद्ध भावना जागृत करने की यहाँ पे प्रेरणा शक्ति दी गई।
भारत के राष्ट्रीय और उग्र क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में देश भर से सभी जो भरे हुए 8 से लेकर जो 24 वर्ष की आयु वाले जो लोग थे वो सभी युवक इस क्रांतिकारी में जुड़े थे। मौत को मुट्ठी में लेकर कोई भी चाहक और रोमांच कार्य पूरा करते और पकड़े जाने पर हंसते हंसते इंकलाब जिंदाबाद कहते हुए और वंदे मातरम का गगनभेदी नारा लगाते हुए वो फांसी पर हंसते हंसते फंदे पर चढ़ जाते थे। इस तरह से मातृभूमि को आज़ादी कराने में उत्तम ध्येय के लिए वीरगति इन लोगों ने प्राप्त की। उन्होंने जो ऊंची देशभक्ति और त्यागपत्र का बलिदान दिया हुआ है वे युवा पीढ़ी को हम सदियों तक प्रेरणा हमें देते रहेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने ये चैप्टर यहाँ तक किया है। इसका जो अगला पॉइंट है ये मार्ले मिंटो का सुधार, गांधी जी के भारत का आगमन, ये सभी पॉइंट जो हैं हम नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अगले इस भाग में हम इस चैप्टर को पूरा कर सकें और आने वाले सभी वीडियो आपको समय अनुसार मिलते रहें। थैंक यू।